हम लोग तो बेचारा आदमी है रे। मरे हुए को कौन मारता है? क्या है ना। चलिए लिखिए तो। पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हुआ था और आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर है ठोस अवस्था। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द सॉलिड स्टेट। शांत रहेंगे अब आप ही के लिए है वो। और सॉलिड स्टेट को समझना सच में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये बात हम पिछला दिन भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुंह खुले नहीं बिना मतलब का। और आपस में बात एकदम नहीं करेंगे। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए ना तो आप हमसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में बिल्कुल भी बात मत करना, नहीं तो दिमाग से सीधे स्लिप करेगा चैप्टर। और शुरू में समझ में नहीं आया ना तो समझ लो समझ में आएगा भी नहीं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ठोस अवस्था। इसी को हम बोलते हैं द सॉलिड स्टेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप सभी आदमी जो लेट से आए हैं, जिनका क्लास छूटा हुआ है, ये सब लोग सबसे पहले अब दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारा क्लास छूटा हुआ है। बस इतना मान लो कि क्लास अभी से ही स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो लेट से आए हैं वो जरूर मिल लीजिएगा पर्सनली, ताकि आपको वीडियो मिल जाए जो पढ़ाई हुई है, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल चैप्टर है जिसका आगे जरूरत पड़ेगा। जब तक मैं इसको हम पूरा करेंगे तब तक मैं तनी मनी छूटा हुआ होगा उसको तुम पूरा कर लेना वीडियो देख के। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हो गया, लिख लिए हेडिंग। देखो, पदार्थ कुल तीन तरह का हमारे नेचर में यहाँ धरती पर पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। गैस में जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर में होते हैं। ठोस में जो कण होते हैं वह थोड़े उससे सटे सटे से होते हैं। और सॉलिड जो होता है उसमें जो कण होते हैं, जिस चीज से किसी ठोस का निर्माण होता है, वह आपस में बहुत ज्यादा सटा हुआ होता है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करता है? सॉलिड में। इससे कम कहाँ काम करता है? द्रव में। और सबसे कम कहाँ काम करता है? गैस में। इसी वजह से गैस काफी दूर दूर रहते हैं। द्रव में थोड़ा वो अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा सटा हुआ रहता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा सटा हुआ। गैस में जो गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें काफी रेंडम मोशन होता है, काफी ये गति करता रहता है। उससे कम गति करता है कौन? द्रव। और सॉलिड के कण तो गति करते ही नहीं है। वो सिर्फ अपने जगह पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन इधर से उधर नहीं जा सकता है। तो सॉलिड में गति नहीं होती है कणों की। द्रव में गति होती है, कम होती है। और गैस में तो बहुत ज्यादा गति होती है। गैस के कण तो आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्दा कहीं पर आप लटका दीजिए, इधर से हवा दीजिए, फूकिए, तो देखिए वो उसको लेके उड़ेगा। तो लेके कौन उड़ रहा है उसको? हवा का कण टकरा रहा है उससे, उसी को वही ना उस पर फोर्स लगा के उसको सामने की ओर धकेल रहा है। तो इन सब बातों से इन चीजों को बेहतर समझा जा सकता है। अभी वैसे वीडियो की जरूरत है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे इसको। देखो, ये गैसियस स्टेट वाला कण है, ये लिक्विड स्टेट वाला कण है, और ये सॉलिड स्टेट वाला कण है। अब लिक्विड स्टेट और इसमें मतलब यदि हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मान लो ये एक कण कार्बन डाइऑक्साइड का है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसियस स्टेट में है तो काफी तेज गति से गति कर रहा होगा। ये लिक्विड स्टेट में है, मान लीजिए ये लिक्विड है, H2O है, जल है, तो इस एक कण को हम H2O मानते हैं, तो इसमें ये गति कम होती है। और ये मान लीजिए सोडियम का सॉलिड है,
ये सब गोल गोल जो देख रहे हैं ना, ये सोडियम के एटम को मान लीजिए दिखा रहा है। तो इसमें जो सॉलिड स्टेट में कण होते हैं वो अपने जगह पर फिक्स रहते हैं, वहां से हिलते डुलते नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है वो, कुछ इस तरह से आप देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो इस ये सब बात अभी छोटा मोटा बात है, ये सब बात आप समझते हैं, हम इसको रोक रहे हैं, जो मेन बात है उस पर आइए। चलिए, गड़बड़ खोल रहा है पता नहीं। देखिए, तो चैप्टर चैप्टर नंबर 1 लिख चुके हैं, यहाँ से अब लिखना शुरू कीजिए। इस पूरे चैप्टर को हम लोग पीडीएफ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, और समझाने वाली जितनी भी बातें होंगी वो सब हम यहाँ से। सबसे पहले नीचे रो दीजिए और लिखिए, पदार्थ 3 अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। माधव, थोड़ा इधर आना। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो आगे सुनिए। आप याद कीजिए, गैसियस स्टेट आप 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? आइडियल गैस इक्वेशन वाला जो चैप्टर था। ये जो द्रव अवस्था है, यही द्रव अवस्था आप पढ़ के खत्म किए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर जो आप पढ़े हैं वह क्या है? द्रव अवस्था ही है। तो ये दो चीज आप पढ़ के खत्म कर चुके हैं, बचा क्या है? ठोस। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस अवस्था के बारे में। इसीलिए सबसे पहले हम किसको डिफाइन आगे करेंगे? ठोस को। तो हेडिंग डालेंगे, ठोस ब्रैकेट में सॉलिड। आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखना है। हेडिंग को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, बाकी चीज़ को सिर्फ हिंदी में लिखिएगा। आप सिर्फ येलो कलर पर फोकस कीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है उस पर फोकस मत कीजिए। सिर्फ हिंदी में लिखिए, आपका आपकी पढ़ाई सिर्फ हिंदी में ही होगी, और हम हिंदी में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हो गया? और एक आदमी माधव को बुलाते हो तो। देखिए, ठोस की हम जनरली परिभाषा क्या जानते हैं? वह पदार्थ जिसका फिक्स आयतन हो, फिक्स आकृति हो, उसी को ना ठोस कहते हैं। इसका जो मेन फाइल था ठोस सॉलिड स्टेट का, वो क्या क्या वो दिख नहीं रहा है? चलिए सुनिए। तो ठोस के बारे में हम, ठोस द्रव और गैस के बारे में क्या पढ़े हैं? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव के बारे में क्या पढ़े हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो। और गैस के बारे में क्या पढ़े हैं? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैस। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ठोस के बारे में। यहाँ पर देखिए, ठोस की परिभाषा थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, और बाद में और करके जो दूसरा परिभाषा आप जानते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, वह भी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। वह पदार्थ ठोस कहा जाता है जिसका गलनांक या द्रवनांक कमरे के 1 दाब पर कमरे के ताप से ज्यादा होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है आप इसको समझिए। अच्छा, ये बताइए कि बर्फ कितना डिग्री सी पर पिघल जाएगा? 0 डिग्री सी पर।
बर्फ क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है? बर्फ ठोस है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सी है, और हम यहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा यहाँ बेंच पर रख दिए हैं, तो आप बताइए कि बेंच पर यदि ये टुकड़ा रखा हुआ हो तो क्या अपने आप गलता रहेगा? नहीं गलेगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है। और वो अभी रखा हुआ कितना पर है? -10 डिग्री सी पर। अब जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ा के कमरे के ताप, ये सॉरी कमरे के ताप नहीं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सी है ना, लेकिन वो बॉयल कितना पर करेगा, ये मेल्ट कितना पर करेगा? 0 डिग्री सी पर। तो मान लीजिए -10 डिग्री सी टेम्परेचर था, हम थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिए, तो जैसे ही 0 डिग्री सी या 2 डिग्री सी करेंगे तो पता चलेगा बर्फ जो है धीरे धीरे सारा का सारा गल जाएगा। अब बताइए कि यहाँ का टेम्परेचर हम माने -10, तब न बर्फ बर्फ के रूप में बना हुआ था। वास्तव में अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सी के आसपास होगा। कमरे के ताप को हम 25 डिग्री सी भी कहते हैं। तो कमरे के ताप 25 डिग्री सी है, और उसका द्रव्यमान कितना है? 0 डिग्री सी। अब बताइए पानी कभी भी बर्फ की अवस्था में रहेगा? वो किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। क्यों द्रव अवस्था में रहेगा? क्योंकि पानी, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रव्यमानक होता है, वह 25 डिग्री सी से कम होता है। और यदि कम है, इसका मतलब है कि वो द्रव अवस्था में रहेगा, वो ठोस अवस्था में नहीं रहेगा। ठोस अवस्था में रहने के लिए क्या चाहिए? अच्छा ऐसे सोचिए कि यदि बर्फ पिघलता 40 डिग्री सी पर, तो बताइए क्या अभी वो ठोस अवस्था में रहता या द्रव अवस्था में रहता? ठोस अवस्था में रहता। लेकिन वो पिघलता है 0 डिग्री सी पर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से कम है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह पदार्थ ठोस कहा जाता है जिसका गलनांक 1 atm दाब, इसी को ना वायुमंडलीय दाब कहते हैं, 1 atm वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से कम हो, सॉरी कमरे के ताप से ज्यादा हो। कमरे के ताप से ज्यादा होगा तो ठोस अवस्था में रहेगा, और कम होगा तो सीधे गल जाएगा और किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। और इसका जो दूसरा परिभाषा लिखा हुआ है यह वही है जो आप जानते हैं, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। तो अब दोनों परिभाषा लिख लीजिए तो। तो यह लिखा हुआ। अब हम किसी एक ऐसे पदार्थ को लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से ज्यादा होता है, जैसे लोहा। लोहा बताइए हमारे आसपास में ठोस अवस्था में रहता है या द्रव अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह 1500 1550 डिग्री सी के आसपास होता है। और कमरे का ताप कितना हम मान रहे हैं? 25 डिग्री सी। तो कमरा का ताप, यहाँ का ताप है 25 डिग्री सी, और लोहा गलेगा कितना डिग्री सी पर? 15 डिग्री सी ताप पर। तो बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से ज्यादा है, इसीलिए ना लोहा ठोस अवस्था में है। नहीं तो लोहा किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। मान लीजिए कि लोहा का मेल्टिंग पॉइंट होता 15 डिग्री सी, मान लीजिए। तो वैसी स्थिति में क्या अभी 25 डिग्री सी के आसपास टेम्परेचर पर क्या वो कभी भी ठोस अवस्था में रह पाता है? तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वह पदार्थ ठोस कहा जाता है जिसका गलनांक 1 atm दाब पर कमरे के ताप से ज्यादा हो, क्योंकि कमरे के ताप से ज्यादा रहेगा तभी ठोस अवस्था में रहेगा, नहीं तो कमरा का ताप उसको गला देगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे, NaCl, CaCO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2 बालू, बालू जो होता है, ग्लास, etc। ये चैप्टर शुरू में ना एकदम हल्का है, एकदम सिंपल है, 2-3 दिन लिखने वाला चीज।
और उसके बाद ऐसा खतरनाक समझने वाला चीज आता है जो समझाने से भी समझ में जल्दी नहीं आता है। हो गया लिखा हुआ। अब देखिए एक बात लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि किसी पदार्थ का गलनांक या क्वथनांक उसके ऊपर लग रहे दाब पर निर्भर करता है। ये बात कोई नया नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़े थे तो याद है कि बाहरी दाब बढ़ जाता था तो क्वथनांक भी बढ़ जाता था। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का गलनांक क्या होगा यह निर्भर करता है कि वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या है। लिख लीजिए तो इसको नीचे एरो दे के लिखना है। किसी पदार्थ का गलनांक या क्वथनांक उसके ऊपर लग रहे दाब पर निर्भर करता है। चेंज करें इसको। तो हम यहां से समझे कि ठोस क्या होता है। अब हम समझेंगे ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए तो हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। हेडिंग को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, बाद बाकी हर जगह आप सिर्फ हिंदी का यूज करेंगे। ठोस के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि घटक कण के व्यवस्था के क्रम के आधार का क्या मतलब होता है, जिस आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहले आप उन चीजों को समझिए। हेडिंग आप लिख चुके हैं, इधर देखिए। अब ध्यान से देखिए, यहीं से अब टॉपिक उल्टा पुल्टा रहेगा ये। एक बात बताइए, आप लोहा का एक टुकड़ा लीजिए। लोहा का मान लो इतना बड़ा तुम टुकड़ा लेते हो, तो लोहा का जो ठोस है वह लोहा के परमाणु से ही न बना होगा। यदि आप सोना का एक टुकड़ा ले लीजिए तो सोना का एटम ही उसको बनाया होगा। यदि आप बर्फ ले लीजिए तो H2O का कण ही न आपस में जुड़ के उसको बनाया होगा। तो हर एक ठोस पदार्थ का निर्माण किसी न किसी कण से होता है। जैसे कॉपर का हम एक टुकड़ा ले लें तो उसमें कॉपर का एटम होगा। अल्युमिनियम का जो बर्तन होता है ठोस, उसमें अल्युमिनियम का एटम रहता है। मान लीजिए ये किस चीज का टुकड़ा है, ये आयरन रॉड है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो आयरन रॉड है तो निश्चित है कि इसमें आयरन का एटम होगा, और आयरन का जो एटम एटम जो होता है वह गोलाकार होता है शेप में। तो उसका शेप कुछ कैसा इसी तरह का ना दिखेगा। हाँ, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है ये काफी छोटा छोटा, लेकिन हम उतना छोटा तो बना नहीं सकते और आप उतना छोटा पर बातों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम एटम मॉलिक्यूल को ना बड़ा बड़ा दिखाएंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो बताइए कि इसमें लोहा का जो कण है, इसमें एक लोहा का एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, इस तरह से ये अरेंज किया हुआ है। इसकी जो व्यवस्था है कुछ ऐसी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एक रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न का मतलब कौन बॉल कहाँ होना चाहिए, इस बात का अंदाजा हमको पहले से है। नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्थित करके रखा हुआ है। अब आप एक प्लास्टिक प्लास्टिक वाला कुर्सी ले लीजिए या रबर ले लीजिए। रबर का जो छोटा कण होता है या प्लास्टिक का जो सबसे छोटा कण होता है, वो इस तरह से अरेंज नहीं होता है, वो जैसे तैसे अरेंज होता है, जहां तहां जहां मन है वहां डाल दीजिए, कुछ इस तरह से। बताइए सुव्यवस्थित है या अव्यवस्थित है। ये अव्यवस्थित और ये सुव्यवस्थित। तो घटक कण की व्यवस्था का मतलब यही हुआ कि घटक कण व्यवस्थित है या व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित है तो यह एक अलग प्रकार का ठोस माना जाएगा, और यदि व्यवस्थित नहीं है तो यह एक अलग प्रकार का ठोस माना जाएगा। इस आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और एक को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड
और दूसरे को कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो बताइए क्रिस्टलीय ठोस की हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, हाँ एक चीज और, इस चैप्टर में हम घटक कण की बात बहुत बार करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, घटक कण। तो घटक कण का मतलब आप समझिए, चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये तीन एसेंशियल चीज है ना जी। तो इसमें कितने प्रकार के घटक कण हुए? तीन। तो घटक कण का मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण जिस चीज से होता है। अब जैसे लोहा का हम यदि सॉलिड लें तो उसका घटक कण होगा, घटक कण का मतलब उस पूरे सॉलिड को बनाने में भाग लिया होगा कौन? लोहा का परमाणु। कॉपर के यदि घटक कण की हम बात करें तो उसको बनाने में भाग लिया होगा कौन? कॉपर का परमाणु। आइस की यदि हम बात करें तो उसके घटक कण होंगे H2O के अणु, H2O का अणु, क्योंकि H2O है ना, होता है ना पानी, उसी को जमाते हैं तो बर्फ बनता है। तो हम जब भी घटक कण बोलें तो आप ये समझिए, घटक कण का मतलब वह छोटा छोटा कण जिसके बड़े पैमाने पर एक साथ होने से किसी एक वस्तु का निर्माण हुआ है जो ठोस अवस्था में उपस्थित है या किसी भी अवस्था में रहेगा, घटक कण कहलाएगा। समझ में आया घटक कण क्या होता है? तो हम इस क्रिस्टलीय ठोस की क्या परिभाषा लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं वह ठोस जिसमें घटक कण सुव्यवस्थित होते हैं या एक सही क्रम में रहते हैं। तो बताओ यहाँ के बाद ये हमको पता चल रहा है ना कि अगला जो बॉल होगा ये यहाँ आएगा, लेकिन इसमें पता चल रहा है, इसमें जिसको जहां मन है वहीं पर है। तो वैसी स्थिति में जो सुव्यवस्थित है, जिसका जिसका 3 डायमेंशनल पैटर्न रेगुलर चल रहा है, एक नियमित आकृति है, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें घटक कण की जो व्यवस्था है वो अनियमित हो जाए, वो व्यवस्थित ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। उम्मीद करें कि आप बात को समझे हैं कि क्या होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। देखिए यहाँ से लिखा हुआ यही कि घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस को। देखो क्या लिखा हुआ है, वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित होता है तथा पैटर्न नियमित होता है। पैटर्न नियमित, अच्छा ये बताओ कि ये समझे, घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित होता है, ये समझ में आया? और नियमित होता है, पैटर्न नियमित होता है का क्या मतलब है आप वो भी समझ लीजिए। अब बताइए कि हम लोहा का एगो लेयर नहीं ये तैयार किए हैं, क्या लगता है कि एक एगो लेयर से ठोस बन जाएगा? इसके जैसा फिर एगो लेयर इसके ऊपर, इस एक लेयर फिर, मतलब ऐसा 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 कुछ। इस जैसे एक गेंद, मान लो कि कुछ गेंद को इस तरह से हम एडजस्ट कर दिए, अब फिर से एक एक चादर गेंद का हम बिछा रहे हैं, गेंद पर गेंद यहाँ डाल रहे हैं इस तरह से। अब बताइए कि ये 3 डायमेंशनल नियमित पैटर्न लेते हुए ना भाग रहा है, इसी को कहेंगे नियमित पैटर्न, मतलब एक फैशन में चले। ये नहीं कि कोई उल्टा पुल्टा बैठ गया, मतलब कोई उल्टा है, कोई इधर है, कोई उधर घुस गया, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं नियमित पैटर्न। तो लिखिए तो, घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर, घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। घटक कण के व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिख लो ना, क्रिस्टलीय ठोस, ब्रैकेट में लिख दो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सीधे एग्जाम परिभाषा देके एग्जाम्पल देके हम लोग आगे बढ़ जाए। घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप में पूछेगा, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का पूछता है। इससे आगे पढ़िएगा आप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये भी आपसे 2 नंबर पूछेगा। आपसे पूछेगा कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछे। और सुनिए, इसी क्वेश्चन को कभी कभार 5 नंबर में पूछा है और क्वेश्चन दोनों को मिला दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वो कितने नंबर में चला जाएगा? 5 नंबर में। तो टॉपिक ये VVI है, VVI लगा दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी से पढ़ाते वक्त जिस जिस टॉपिक में हम VVI लगा रहे हैं
वही आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस क्वेश्चन होगा। इसीलिए बाद में ये मत खोजने लगे कि सर गेस क्वेश्चन लिखा ना दीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना कि गेस क्वेश्चनों लिखवाने में 10-12 दिन का समय लगता है। वीवीआई जो लगा रहे हैं वो वीवीआई लगाना नहीं भूलिए। दूसरी बात, वीवीआई इस तरह से लगाइए कि कभी भी जब आप रिवीजन कर रहे हो तो तुरंत वो चीज़ दिखे कि वीवीआई लगा हुआ है उसमें। हमेशा आपको उन चीज़ों पर फोकस करते रहना है ताकि आप भूलें नहीं। चलिए परिभाषा लिखे तो, वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित होता है। वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित होता है तथा पैटर्न नियमित होता है। तथा पैटर्न नियमित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अरे इधर भी है, इधर तो देखबे नहीं। तुम सबको गाय भैंस बना दिया रे। माधव थोड़ा इधर आना। और माधव को भेजिए तो। इधर आइए थोड़ा ब्रो। तो देखेगा सब डर ही हो जाएगा। सबको ऑफिस में कॉर्नर में रख दीजिए तो। और एगो और लाठी होगा इस टाइप, ये वाला, ये वाला सिर्फ ला के रख दीजिए। हो गया लिखा हुआ। एग्जाम्पल लिख देंगे, NaCl शुगर क्रिस्टल का मतलब हुआ शुगर का ठोस यानी चीनी। CaCl इसी को ना हम बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। और ये लिखा हुआ है ETC मतलब इत्यादि। दूसरा लिखेंगे हेडिंग और क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड। तुम लोगों के विशेष डिमांड पर आया है ये। था ना डिमांड तुम लोग करे, नहीं था? ठीक है। 8 से 9 बजे वाला तो जो हाल अब करेंगे ना हम, या तो उसको पढ़ाना छोड़ा देंगे नहीं तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। दुगो में से एक बात, जानते हो पिछला दिन क्या हुआ है? इस 8 से 9 बजे वाले बैच में हम इतना फ्रस्ट्रेट हैं, उसको बार बार बोलते रहते हैं यार चुप हो जाओ चुप हो जाओ, चुप होता ही नहीं। 2-4 गो लड़की और तो इतना इतना बेहया टाइप की लड़की है, समझ में नहीं आता है, बोलते रहती है। इतनों बोल दो कुछ नहीं समझती। पिछला दिन 8 से 9 पढ़ा दिए, 9 से 10 बैठा के बोले अब 1 घंटा खिस्सा करो, अल्लाह करो जितना कर सकते हो। और जब बोले ना, सुन लो आश्चर्य की बात है, जब बोले ना कि हल्ला करो तो सही में 1 घंटा हल्ला किया वो। समझा? 1 घंटा हल्ला किया, ये नहीं कि सामूहिक तौर पर माफी मांग ले कि आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। हल्ला किया, और हल्ला तो छोड़ दो, कुछ तो गुदर गीदर और कुत्ता वाला आवाज निकाल रहा था क्लास में। और हम फ्री किए हुए थे, चलो ठीक है बेटा निकालो। अब जिसके साथ जिस तरह का जेनेटिक छेड़छाड़ होता है उसका तो उस तरह का तो हरकत आ ही जाएगा ना। इस सबको जितना ही कुत्ता बिलाई टाइप का आदमी है सबको क्लास से भगाएंगे अब। रुपया दे दिए हैं इसका मतलब माथा पर चढ़ के डांस करना शुरू कर दें, ऐसा तो होता नहीं है ना। आप लोग ठीक हैं, आप लोग परेशान मत होइए। चलिए, और क्रिस्टलीय ठोस लिख लिए हेडिंग। क्या होगा इसका परिभाषा? वह ठोस जिसकी आकृति नियमित, सॉरी जिसका पैटर्न नियमित नहीं होता है और जिसके घटक कण सुव्यवस्थित नहीं होते। अरे इसको अपने भाषा में भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है हो सकता है कि पैटर्न वाला बात पहले और व्यवस्था वाला बात उल्टा बोल बाद में बोल दिए हो। वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता है तथा पैटर्न और नियमित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, और ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, ETC। ये सब बात ऐसा है जिसको आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें एक ही बात है। तो आप जिस भाषा में समझते हैं अपनी भाषा में आप कॉपी पर लिख लीजिए, और लिखने के बाद रुकिए यहाँ।
अब दोनों एग्जाम्पल में तुम थोड़ा कंपैरिजन करो, दोनों के एग्जाम्पल में। नमक NaCl तो देखे हो, खाते पीते हैं हम लोग। चीनी भी देखे हो, रबर प्लास्टिक भी देखे हो। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब थोड़ा अलग टाइप का ठोस है, और वो NaCl हो गया, लोहा हो गया, CSCl हो गया, चीनी हो गया, यह सब अलग प्रकार का ठोस है। इसके बिहेव से तुमको पता चल जाएगा कि वो अलग है। जैसे NaCl को तुम गर्म गर्म करो, कढ़ाई में डाल के चूल्हा पर चढ़ा के NaCl को गर्म करो। NaCl को गर्म करोगे तो गर्म करते रहो, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पता नहीं प्लास्टिक को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, गल जाएगा। और गलेगा भी कैसे, जहां जहां वो गर्मी मिलेगा उसको वहां वहां गलेगा, जहां जहां गर्मी नहीं मिलेगा वहां वहां नहीं गलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है दोनों का, सही में दोनों अलग टाइप की चीजें हैं। जैसे रबर, मेटौना जो होता है, आप उसको, हाँ आप उसको आग आग पर चढ़ा दीजिए, या आग थोड़ा सा उसको टेम्परेचर दिखाइए थोड़ा, तो वैसी स्थिति में देखिएगा कि वो जहां तहां से पिघलना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका जो नेचर होता है ना, ये अलग टाइप का होता है, और उसका जो नेचर होता है ये अलग टाइप का होता है। तो नेचर अलग होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी अलग टाइप का होता है। और इसमें जो कण होते हैं वह सुव्यवस्थित नहीं होता है, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी अलग टाइप का होता है। तो हम देखेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये सब VVI के अंतर्गत आ रहा है, लिख लीजिए तो इसको लगा देना VVI इसमें भी, हेडिंग डाल के स्टार लगाइए, लिखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। एक और चीज, जहां भी ये रेड कलर का बैकग्राउंड हो वो आपका हेडिंग होगा, जहां भी हरा टाइप का बैकग्राउंड हो वो सब एग्जाम्पल होगा। तो दोनों चीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उतारना है। बाद बाकी जो परिभाषा वाली बात होगी या डेफिनेशन वाली बात होगी उसको सिर्फ हिंदी में उतारना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ मिले। क्योंकि अगला 12-15 दिन तक आपको ये काम करना है, तो इसके लिए पहला क्लास में विशेष ट्रेनिंग जरूरी है, नहीं तो आप हिंदी इंग्लिश सब उतारने लगेगा तो आप पीछे हो जाइएगा, लिख नहीं पाइएगा और समझ में भी नहीं आएगा हमारे ख्याल से। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। नीचे एरो दीजिए और लिखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में कई अंतर हैं, कई अंतर निम्न हैं, ऐसे लिख लीजिए। लिखिए तो एरो देखिए, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में कई अंतर निम्न हैं। राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में कई अंतर निम्न हैं। अब आपको क्या करना है, बीचों बीच लाइन डालना है, पहले लिखना है क्रिस्टलीय ठोस और बाद में लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस। ज़्यादा नहीं, 10 लाइन कवर कीजिए। बीचों बीच लाइन डाल देंगे। तरह से पहले लिखना है क्रिस्टलीय ठोस और बाद में क्या लिखना है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, इसका जो सबसे पहला अंतर है ये तुम जान रहे हो, इसकी इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है या अनिश्चित होती है। इस यही चीज ना पहले हम लोग इधर से इससे पहले समझे। यार देखो दूसरा, इसका द्रव्यनांक जिसको आप गलनांक भी कहते हैं निश्चित होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। थोड़ा इस दूसरा पॉइंट को आप समझ, रुकिए, थोड़ा दूसरा पॉइंट को आप समझिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पैटर्न यदि नियमित होगा तो निश्चित है कि उसकी ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होगी। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, इसको समझो। यहाँ देखो तो, एक बात बताओ आप, इस चारों गेंद को यदि हम मिला दें,
बताओ एक स्क्वायर का निर्माण होगा। अच्छा, इसके ऊपर फिर से हम 4 गेंद डाल दें और सबको आपस में मिला दें तो एक स्क्वायर का निर्माण ऊपर भी होगा। और सारे स्क्वायर के कॉर्नर को आपस में मिला दें तो बताइए एक वर्ग का एक हाँ वर्ग का निर्माण होगा। वर्ग नहीं, क्यूब का निर्माण होगा। घन, वर्ग, स्क्वायर ही तो वर्ग है। तो बताइए कि यहाँ पर जो पैटर्न आपको मिला वह एक घन टाइप का मिला और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा कि 4 गेंद नीचे है और 4 गेंद ऊपर। तो बताइए कि ये वाला पैटर्न आपको इस 4 पर मिला, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा ही पैटर्न हर जगह मिलेगा? तो यह एक नियमित पैटर्न हुआ। इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित हुई कि लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, किस तरह का शेप लिए हुए है वो, उसकी ज्यामिति कैसी है, जैसे यह घनीय ज्यामिति में है। लेकिन बताइए यहाँ पर क्या पता चलेगा, ये कौन आकृति पकड़ा है? और क्या जरूरी है कि इसके नीचे ऐसा है तो ऊपर भी ऐसा ही होगा? तो बताइए कि क्या इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित हुई? तो दोनों में यही पहला अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ था वह यह था कि क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव्यनांक होता है वह या गलनांक जो होता है वह निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक या गलनांक निश्चित नहीं होता है। देखिए कैसे। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1530 या 1538 डिग्री सी होता है, 1538 डिग्री सी होता है। तो 1538 डिग्री सी तक यदि तुम लोहा को गर्म करोगे ना तो लोहा तो 1538 से पहले तक बिल्कुल ठोस अवस्था में रहेगा और 1530 के बाद वो किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। तो एक निश्चित पॉइंट पर ही वो ठोस अवस्था में रहेगा और एक निश्चित पॉइंट पर ही वो द्रव अवस्था में रहेगा। क्या ऐसा कभी होगा कि लोहा को गर्म कर रहे हैं, एक तरफ से लोहा लिक्विड बनता जा रहा है, दूसरी तरफ से लोहा ठोस अवस्था में है? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन रबर को आप गर्म कीजिए, प्लास्टिक को आप गर्म कीजिए, जहां पर आप गर्म कीजिएगा वहां बड़क के रह जाएगा और बाकी चीज वैसा ही रह जाएगा जैसा वो दिख रहा था। जैसे शक्कर, वो मकर संक्रांति में लाई वगैरह बनाने के लिए शक्कर को आप कढ़ाई में डालिए तो कढ़ाई के संपर्क में जितना शक्कर आएगा देखिएगा उगल रहा है, और ऊपर पर जो शक्कर रहता है वो जैसा दिखता था पहले वैसा ही अभी भी दिख रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट के साथ कोई भी ठोस दिखा रहा है तो वह ठोस कैसा ठोस कहलाएगा? अक्रिस्टलीय। और दूसरा टाइप का जैसे NaCl है, NaCl को 900 डिग्री सी पर गर्म कीजिए वो पिघल जाएगा, लेकिन 900 से पहले एकदम ठोस अवस्था में बना रहेगा। कितनों आप चूल्हा पर गर्म कर लो देखोगे NaCl को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ आपको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप 1 kg नमक ले आइए, कढ़ाई पर चढ़ा के उसको भूंजते रहिए, आप देखिएगा कि बालू की तरह वो गर्म हो रहा है लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा है। आप देखते होंगे यहाँ भुंजा वगैरह बेचता है वो नमक ही पर भूंजता है, आलू पर नहीं भूंजता है, नमक पर ही भूंजा भूंजता है। अब बताइए कढ़ाई पर यदि नमक को आप मेल्ट करने का प्रयास कीजिएगा ना तो पता चलेगा कि कढ़ाई पहले गलेगा, नमक बाद में गलेगा। कढ़ाई जनरली एल्युमिनियम का रहता है और वो जो नमक है एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट उससे नमक से कम होता है। बेचारा कढ़ाई पहले गलेगा और नमक बाद में गलेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टलीय वाला, और थोड़ा गर्म किए गल गया, बढ़ गया, इस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है और क्रिस्टलीय वाला। इसीलिए कहा गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है, जितने गर्म किया उतने गला। जबकि उसके साथ वैसा नहीं होता है, जितने गर्म किया उतने नहीं गलेगा, गलेगा तो पूरा का पूरा गलेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, नहीं नहीं गलेगा। उतारिए तो इसको। पहला में लिखिए इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उधर लिखेंगे इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। दूसरा लिख लीजिए इसका द्रव्यनांक या गलनांक निश्चित होता है। द्रव्यनांक या गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसी को ना गलनांक या द्रव्यनांक कहते हैं।
इसका द्रव्यमान या गलनांक निश्चित होता है, उसमें लिखेंगे इसका द्रव्यमान या गलनांक निश्चित नहीं होता। आज बस 2 पॉइंट ही रहने दीजिए। आज इसका पहला लेक्चर था, अभी ठोस का जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। 1 से 2 दिन आपको ऐसा ही क्लास चलेगा, मतलब जिसमें आप समझेंगे कम और लिखेंगे ज़्यादा। और ऐसा चीज़ है ये ना कि इसमें ज़्यादा मथा पर जोर तुमको लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद खाली मथे पर जोर पड़ेगा। लिखोगे 1 पेज मुश्किल से, खाली समझना पड़ेगा, क्या कि आगे का बात बहुत टफ है इसमें, और इंटरेस्टिंग उससे भी ज़्यादा है ये, बशर्ते कि तुम समझ जाओ। अब ऐसे नहीं, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।